हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई, नीट एंड बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ। इसके पहले जो हमने वीडियो किया था वो किया था वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू एल्टीट्यूड। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करें। उसके पहले हमेशा की तरह अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो हमारा है वो क्या है, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ। इसके पहले जो हमने देखा था वो किसकी वजह से था, एल्टीट्यूड की वजह से, और ये किसकी वजह से, डेप्थ। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ना। कई बच्चे अगर सोच रहे हों कि ये साहब क्या लिख दिया, तो ये लिखा है एक्सेलरेशन ही है, ये शॉर्ट में लिख दिया है, कहीं आपके दिमाग का सर्किट हिल जाए, ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, कि ये साहब क्या लिख दिया, तो ये एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब हमें निकालना है डेप्थ पर। इससे पहले हमने देखा कहाँ पर, एक हाइट पर, एक एल्टीट्यूड पर। अब देखेंगे डेप्थ पे। तो डेप्थ पे करने से पहले, जैसा कि पहले वाले लेक्चर में हमने किया था, इसके पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सरफेस के ऊपर। तो हमने बना ली धरती माता की रेडियस। धरती माता की रेडियस कितनी है, आर। रेडियस कितनी है धरती माता की, आर। और धरती माता का मास कितना है, एम। ये क्या है, सेंटर धरती माता का, और यहाँ पर कोई पॉइंट है ए। तो हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना है, m है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, r है। उसके बाद सेंटर है O, और किसी a पॉइंट पर, अर्थ की सरफेस के किसी a पॉइंट पर हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि किसी पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए। और पॉइंट ए का जो मास है, मान लो कोई m मास है, स्मॉल m, तो ये क्या हो गया, G = gm/r², है ना। अब दिमाग का सर्किट फ्यूज़ नहीं होना चाहिए कि ये मैंने फॉर्मूला कैसे लिख दिया है। कैसे लिखा है मैंने पहले भी बताया था, पहले भी बता चुका हूँ जब हम कर रहे थे कौन सा वीडियो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू एल्टीट्यूड। तो हमें पता है जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना होता है, G M मतलब अर्थ का मास, और M मतलब ए पॉइंट पर मास, और r², इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं F/m, स्मॉल m, Gm/r²। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ से लिख दी हमने, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F = m है, ये पता है ना। तो a की जगह यहाँ क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो गया, mg। तो ये जो g है, g क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। तो ये चीज़ उठा के मैंने यहाँ रख दी, तो ये फॉर्मूला मेरा ये बन गया था। ठीक है, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया है कि ये डायरेक्ट कैसे लिखा है, वो यहाँ से देख सकता है। ठीक, अच्छा जी, अब बात करें कि अब वहाँ तो था एल्टीट्यूड, अब क्या आ जाएगा, किसी डेप्थ पर आ जाएगा, यानी कि धरती माता के अंदर चला जाए पॉइंट। तो धरती माता के अंदर भेज दिया जाए पॉइंट को, तो अंदर भेजो साहब। तो धरती माता के अंदर भेजें, उससे पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की जो डेंसिटी है उसको मान लिया मैंने रो। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू रो, है ना। ये इक्वेशन 2 लिख दी। अब यहाँ पर लोगों का दिमाग हिल चुका है कि साहब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, क्या लिखा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो मास होता है, मास, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम जो है, अर्थ को हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल, गोला मानते हैं, गोला। तो गोला मानते हैं, तो गोले का जो वॉल्यूम है, आयतन, जो कितना होता है, 4/3 πr³। तो मास जो है वो कितना होगा, 4/3 πr³, और डेंसिटी हमने लिखा है रो। तो इससे ये फॉर्मूला यहाँ बन गया। ठीक है, बात आ गई समझ। अच्छा, अब ये जो m की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करो कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
नए पेज पे चलो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो है जी, ये कैपिटल जी, एम की वैल्यू कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब रो और अपॉन आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी 4/3 एक आर स्क्वायर से और आर बचेगा, एक मर जाएगा, तो 4/3 पाई जी आर रो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब हमें भेजना है कहाँ पॉइंट को, धरती माता के अंदर। तो धरती माता के अंदर भेज दो, धरती माता के अंदर भेजोगे धरती माता में समा जाएगा पॉइंट, तो ये अंदर भेज दिया। ठीक है, मान लेते हैं सरफेस से कितना नीचे चला गया, डी नीचे चला गया। डी नीचे चला गया तो ये जो डिस्टेंस है ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है, ये जो डिस्टेंस है कितनी बचने वाली है, ये डी अंदर चला गया, ये पूरी डिस्टेंस थी आर, तो ये कितनी डिस्टेंस बचेगी आर माइनस डी। यानी कि अगर कोई पॉइंट बी है तो बी पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी आर माइनस डी। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई आर माइनस डी हो गई, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब इस आर माइनस डी डिस्टेंस पर जो पॉइंट है बी, वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लो। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, तो वो उसको मैंने लिख दिया जी डैश, वो कितना होगा जी एम। और अब क्या चेंज होगा, डिस्टेंस एल्टीट्यूड वाले केस में कितनी थी आर प्लस एच, यहाँ पर कितनी हो गई आर माइनस डी, तो आर माइनस डी का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर जो मास है, ये मास, इसको मैंने लिख दिया एम डैश से। एम डैश से क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि अब जो मास है वो क्या हो गया, चेंज हो गया अर्थ का। पहले जब पॉइंट बाहर था तो अर्थ का मास पहले भी और बाद में भी क्या था, सेम था। अब जब पॉइंट धरती माता के अंदर चला गया है तो वो जो छोटा गोला है, उस छोटे गोले में ऑब्वियस सी बात है जो धरती माता का मास होगा वो अलग कंसीडर होगा। जब बाहर था पॉइंट तो जो पूरी धरती माता पहले भी वही मास था, बाद में भी वही मास था। अब ये पॉइंट अंदर चला गया है तो इसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज हुआ है मास को कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए आपको जो छोटा गोला है उसका वॉल्यूम निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी से। डेंसिटी ओवरऑल सेम रहेगी, चाहे वो इतनी बड़ी चीज़ हो चाहे इतनी चीज़ हो, डेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, तो मास ऑफ द इनसाइड स्पेयर एम डैश, वो कितना होगा, वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई। अब डिस्टेंस कितनी हो गई आर माइनस डी का क्यू, और डेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो जी डैश की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, जी अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, और ये वैल्यू पूरी की पूरी उठा के लेके आए हो 4/3 पाई, और ये कितना हो गया आर माइनस डी क्यूब में है, और रो। देखो अब क्या क्या मर रहा है साहब, ये एक गया पूरा, ये आर माइनस डी स्क्वायर गया। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये क्या बचा, ये बचा 4/3 पाई रो और ये आर माइनस डी। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूँगा, जैसे वहाँ पर मैंने डिवाइड किया था जी डैश को जी से, अब यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे जी डैश को डी से। तो इक्वेशन 4 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन 3 से। तो करो साहब, डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, जी डैश ये बना और ये बना जी, वो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4/3 पाई रो और आर माइनस डी, और ये क्या लिखा हुआ है 4/3 पाई रो, और ये क्या लिखा हुआ है आर लिखा हुआ है ना। तो ये ख़त्म, ये क्या बचा आर माइनस डी अपॉन आर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी अपॉन आर। तो फर्दरली सिंप्लीफाई हमने किया इसको, तो ये बन गया क्या आर 1 माइनस डी अपॉन आर, और मल्टीप्लाई कैसे करना है जी से। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू सम डेप्थ। ठीक है, यदि हमें बात करनी हो किस पर, अर्थ के सेंटर पर निकालना हो, तो अर्थ के सेंटर के केस में ये डी और आर जो हैं वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। एट द सेंटर ऑफ अर्थ,
तो सेंटर ऑफ अर्थ के केस में क्या होगा, d बराबर हो जाएगा किसके, r के। तो d बराबर हो गया r के, तो g डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होता है यानी कि कोई भी चीज़ जो होगी उसका वेट क्या होगा, 0 होगा, पर मास 0 नहीं होगा। मास तो होगा ही होगा कुछ, उसमें वेट क्या होता है, mg होता है, और g कितना हो गया, 0। तो अर्थ के सेंटर पर किसी भी चीज़ का वेट 0 होगा पर मास 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख लें इसको चाहे तो, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, भाई W बराबर किसके हो गया, mg डैश के हो गया, और g डैश की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो वेट कितना हो गया, 0। ठीक है, तो वेट कितना होगा, 0, और मास 0 नहीं होगा। वेट इज 0 बट मास इज नॉट 0। मास 0 नहीं होगा, वेट 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस डी अपॉन r, इसको वापस इसके पुराने वाले फॉर्म में लिखें। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, इसको लिख दूँ मैं कैसे, g डैश इक्वल्स टू g r माइनस डी अपॉन r। तो ये जो r माइनस डी है ये वेरिएबल डिस्टेंस है, जैसे वहाँ पर r प्लस h वेरिएबल था, यहाँ पर r माइनस डी वेरिएबल होगा। भाई इनसाइड सर्कल कितना भी छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू पर, वो डिपेंड करेगा d की वैल्यू पर, है ना। तो ये को हम, इसको हम लिख सकते हैं g डैश g r अपॉन r, ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्या मान लिया, लेट r माइनस डी इक्वल्स टू r। तो यहाँ से हमारे पास बना g r अपॉन r। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि g डैश प्रोपोर्शनल हो गया r के, यानी कि इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द अर्थ, धरती माता के अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और जो डिस्टेंस है उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, उसके बीच में रिलेशन होगा लीनियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी। और जब हमने बात की थी r प्लस एच वाले केस में, एल्टीट्यूड वाले केस में, तो वहाँ पर जो रिलेशन बना था वो कैसा बना था, हाइपरबोलिक। तो अगर अब इनके बीच में ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो गया अगर g डैश और ये हो गई डिस्टेंस r, तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये कब तक बनेगा, यहाँ तक, यानी कि सरफेस तक, g प्रोपोर्शनल टू r। ये कहाँ तक बना, सरफेस तक। अब सरफेस के ऊपर आ गए, तो सरफेस के ऊपर आने के बाद फिर वही वाली कहानी चालू हो जाएगी, कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पर बन जाएगा, ये किसके बाहर है, सरफेस के बाहर है, यानी कि g डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो जब r की वैल्यू कम होगी किससे, r से, r की वैल्यू r से, कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, उससे कम होगी, तो जो g डैश है वो प्रोपोर्शनल होगा r के। और जब r की वैल्यू ज़्यादा होगी या बराबर होगी r के, तो उस केस में जो g डैश है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपॉन r स्क्वायर के। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राफ के फॉर्म में इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, यदि इनसाइड द अर्थ या डेप्थ की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में किस तरह का ग्राफ बनता है या किस तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, यदि r लेस देन r है तो स्ट्रेट लाइन, यदि r ग्रेटर देन कैपिटल R है या इक्वल टू r है तो उस केस में रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, जैसे हमने एल्टीट्यूड वाले के केस में निकाले थे फ्रैक्शनल चेंजेस, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंजेस, वैसे ही यहाँ पर निकाले जा सकते हैं फ्रैक्शनल चेंजेस। कैसे निकाल सकते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले डिक्रीज कैसे निकालोगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो डिक्रीज की वैल्यू कैसे निकालोगे, भाई ये फॉर्मूला जो है इसको एक्सपेंड करके लिख दो। एक्सपेंड करने का मतलब है खोल कर लिख दो। तो खोल कर लिख दोगे तो कैसे लिखोगे, भाई g डैश इक्वल्स टू g माइनस जी डी अपॉन r, ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा, अब इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म या कर दो, यानी कि इसमें इधर उधर कर दो, इधर उधर, एक बार प्लस वाला उधर माइनस वाला उधर, यही बोलते हैं ना। तो आप क्या करो, आप इसको लिख दो g माइनस जी डैश इक्वल्स टू r डी आर, डी जी अपॉन आर, डी जी अपॉन आर। तो ये तो क्या आ गया, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एल्टीट्यूड वाले केस में फ्रैक्शनल चेंज के लिए इसको डिवाइड करो किससे, g से, यानी कि आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गया क्या,
ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज डी बाई आर। वहाँ पर क्या आया था 2h अपॉन आर, यहाँ पर क्या आ गया डी बाई आर। परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज निकाल लो। परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो g माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100 इक्वल्स टू डी अपॉन आर इंटू 100। ये क्या आ गया, परसेंटेज चेंज आ गया। तो जैसा कि वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, मैंने बताया था किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो कि डेप्थ की वजह से फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, डिक्रीज़ कितना होगा, है ना, और फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल इन पे आसानी से बन सकते हैं। आपको डी और आर की वैल्यू दे दी तो सीधा पूछ लिया फ्रैक्शनल चेंज। मुश्किल से 30-30 सेकंड के 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा खींच लो 1 मिनट का वो जो क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आपको सीधी सीधी वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। डेरिवेशन वाले पार्ट हैं वो जो बोर्ड्स के एग्जाम है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आज जो हमने इसमें पढ़ा, जो वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक। और इसमें जितने भी हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, फार्मूलाज बनाए हैं, उन सब का डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किस तरह से यूज़ करना है वो समझ में आ गया होगा। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, इसके लिए भी हम अलग से एक सेशन करेंगे कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं, उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अब तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों के लाइक जो शेयर हैं यही हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, यही